नमस्कार, असीम आर्यवर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दो विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें झारखंड और महाराष्ट्र की बात है। तो झारखंड की बात जहाँ तक करें तो बीजेपी फिर से हार गई है वहाँ पे, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो अभी भी सत्ता में है और पहले से कई सालों से वो सत्ता में है, वो अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ फिर से सरकार बनाएगी। जहाँ तक बात है बीजेपी को, तो इस बार हार गई और उनके अलायंस पार्टनर वो तो बिल्कुल भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। तो ये तो झारखंड की बात हो गई। जहाँ महाराष्ट्र की बात की जाए तो एक कहावत है कि फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन द फिक्शन। मतलब कि जो सच्चाई होती है वो कभी कभी कल्पना से भी बहुत ही अजीब होती है। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र के इलेक्शन में, खासकर 2015 के बाद से किस तरह से वहाँ उठापटक हुई है वहाँ की राजनीति में। वो कभी कभी लगता है कि ये किसी फिल्म का थ्रिलर थ्रिलर जो एक स्टोरी लाइन है वो चल रही है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो अपना वेबसाइट है वहाँ पे हमें इलेक्शन रिजल्ट दिख रहा है महाराष्ट्र का। भाई बीजेपी को 132 सीट्स आए हैं। ये 132 सीट्स जो है आज तक बीजेपी ने कभी टैली नहीं किया था। इतनी संख्या में इनको सीट्स कभी नहीं आए थे। लास्ट टाइम 105 सीट्स आए थे बीजेपी को। अब बात करें कि उनके साथ जो अलायंस पार्टनर है, तो ये तीन मुख्यतः से अभी अलायंस पार्टनर है बीजेपी के साथ। एसएचएस जो है वो शिवसेना है। ये एकनाथ शिंदे का गुट है जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना था उससे अलग होके इन्होंने पार्टी बनाई थी। लेकिन इनके पास चूंकि ज़्यादा एमएलएस थे तो इलेक्शन कमीशन ने इनको ही ओरिजिनल नाम और ओरिजिनल सिंबल दिया था। दूसरा जो एनसीपी है ये भी अभी बीजेपी के साथ है और ये बहुत ही अनहोनी सी बात लगती है कि एनसीपी बीजेपी के साथ है, लेकिन बात सच है। एनसीपी जो है ये अजीत पवार का गुट है। अजीत पवार अपने चाचा जो शरद पवार की पार्टी है उनसे अलग होके उन्होंने एक नया गुट बनाया था एनसीपी का, और इनके पास एमएलएस ज़्यादा थे तो इलेक्शन कमीशन ने इनको जो असली पार्टी सिंबल था और पार्टी नाम था वो दे दिया। अब जहाँ तक अपोजिशन की बात की जाए तो ये तीन अपोजिशन है, जिसमें आपको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये वाला जो है शिवसेना वो उद्धव ठाकरे का है। दूसरा जो है वो कांग्रेस और तीसरा एनसीपी एसपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी, और ये शरद पवार की पार्टी है इसीलिए लास्ट में एनसीपी लिखा है। बहुत ही कम सीट्स इनको मिले हैं इस बार। तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र में जो प्रमुखता से एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का ही राज हुआ करता था। बीजेपी बाद में धीरे, बीजेपी ओवरऑल कहें तो बहुत ही नई पार्टी रही महाराष्ट्र के गलियारों में, तो वहाँ से वो इतने ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखें, ये महाराष्ट्र का जो मैप है जो वहाँ मतलब उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा करके भगवा रंग मिल रहा है। वो चाहे गहरा भगवा रंग जो कि शिवसेना का है और या हल्का भगवा रंग जो कि बीजेपी को दर्शाता है। तो ये अलग अलग जगहों की बात की गई, अलग अलग जिलों की बात की गई है, सभी में बीजेपी जीती है और शिवसेना या उनकी अलायंस ज़्यादातर जिलों में जीतते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे क्या मैं बताने वाला हूँ, ये जो उठापटक की बात है वो जबरदस्त रही थी 2015 के चुनाव के बाद से। वहां पे बीजेपी, मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने सोचा हम बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। उनकी अलायंस थी तभी बाला साहब ठाकरे जो समय थे, जीवित थे, मुझे लगता है उनके साथ उनका गठबंधन था और उनके साथ उन्होंने अलायंस करके सरकार बनाई थी। अब मुख्यमंत्री की बात की जाए तो हुआ क्या कि उस समय तक, ये उस इलेक्शन की बात तक है, तो उस समय होता था क्या कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ करता था या राजनीति थी उसमें प्रमुखता से तीन चार बहुत ही बड़े चेहरे हुआ करते थे। एक शरद पवार, आपको पता ही है। दूसरा नितिन गडकरी जो बीजेपी के नेता थे, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी बने हुए थे। उसके साथ फिर अभी केंद्र में भी मंत्री है। आरएसएस का इसके साथ इनका बहुत ही अच्छा गहरा जुड़ाव है, वो मेंबर तो है ही, साथ में कनेक्शन भी अच्छा है। उसके बाद विलासराव देशमुख, ये जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनकी डेथ हो गई है, लेकिन इनकी भी एक कद्दावर
कद्दावर नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। तीसरा जो था वो बाला साहब खुद थे। जब यहाँ पे मतलब सरकारें बनती थी तो बाला साहब के आशीर्वाद से सरकारें बनती थी, खासकर बीजेपी के साथ। तो ये कुछ चेहरे थे चार जो प्रमुखता से वहाँ की राजनीति में छाए हुए थे। अब बात है कि देवेंद्र फडणवीस, इनको चुना गया था मोदी और अमित शाह द्वारा। एक अलग सा नया चेहरा सामने लेके आए थे। ये पहले वर्कर थे या मतलब उतने कद्दावर उस समय इनको नेता के रूप में बहुत ही फ्रेश चेहरा था, तो इसीलिए वैसा इनको देखा नहीं जाता था। तो लोगों को लगा कि ये क्या कर लेंगे, नितिन गडकरी को सीएम होना चाहिए। उनकी मुझे लगता है इच्छा भी थी कि वो महाराष्ट्र के सीएम बने। और नितिन गडकरी के साथ ये भी कहा जाता है कि उनका शरद पवार के साथ भी अच्छे संबंध है और साथ में ठाकरे फैमिली के साथ भी अच्छे संबंध है, तो वो अच्छे समन्वय के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन मोदी और शाह वो चाहते थे कि बीजेपी पूरी तरह से एक डोमिनेटिंग फोर्स की तरह महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र के राजनीति में उतर के सामने आए, और इसीलिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को रखा था। आपको याद है कि यही टैक्टिक्स यूपी में योगी आदित्यनाथ को लेके हुई थी बात। योगी आदित्यनाथ वैसे तो जाना माना चेहरा थे, लेकिन कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सीएम बनेंगे। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ देखने को मिला था। अब देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही डेडिकेशन, बहुत फोकस के साथ उन्होंने शुरुआत की, और महाराष्ट्र इलेक्शन में या महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने धीरे धीरे करके बीजेपी को बिल्डअप करना शुरू किया कि बीजेपी अब एक तरह से अपना इकोसिस्टम लाए। उससे पहले अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में वही जो चार नाम मैंने आपको बताए थे, उनका सिक्का बहुत ही तगड़ा है, अभी भी है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे अपनी पैठ जमा रही है। और उसके मुख्य कारण है, एक तो 2015 में भी चुनाव जीते थे, 2019 में भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे, जिसमें 105 सीटें बीजेपी को आई थी। लेकिन हुआ क्या था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो थे, उन्होंने सोचा कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इससे पहले जब बाला साहब जब तक जिंदा थे, उन्होंने कभी नहीं ये डिसाइड किया था कि वो मुख्यमंत्री का पद ले। उनके ब्लेसिंग से लोग मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मेरे फैमिली का कोई बनेगा। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे ने वो मानसिकता ही बदल दी। तो अब हुआ क्या कि शिवसेना को कम सीट आए थे, बीजेपी सीनियर पार्टी के रूप में सामने उभर के आई थी, क्योंकि 5 साल उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के अंदर काम किया था, तो फिर क्यों इनको दिया जाए। तो इसी बात पे फिर दोनों में अनबन हुई और पार्टी टूट गई थी। तो वही शिवसेना फिर जाके जो आपकी एनसीपी के साथ जुड़ गए थे, और फिर उन्होंने कुछ दिन सरकार चलाई। लेकिन बीजेपी यहाँ पे या देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने चुप्पी नहीं साधी, वो पीछे से भी काम करते चले गए। उन्होंने कोशिश की थी, जब तक उद्धव ठाकरे और एनसीपी की अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तब तक देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश की थी कि अजित पवार के साथ वो सरकार बना ले, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बाद में जाके 2-3 सालों के बाद जब एनसीपी और शिवसेना उस समय जो थी यूनाइटेड या संयुक्त, वो उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन यहाँ पे फिर हमें ये देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे के अंदर में जो शिवसेना है वो टूट गई, और उसके कारण सरकार गिर गई। फिर से जो है बीजेपी अपने पुराने अलायंस के साथ, यानी जो एकनाथ शिंदे का गुट था, उनके साथ सरकार बना ली। लेकिन क्योंकि गुट बनाया था, तो इसी वजह से शिवसेना की जरूरत थी बीजेपी को, न कि उल्टा। तो एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। कॉम्प्रोमाइज ये कि जो बीजेपी है वो सेकेंड पार्टी के रूप में रहेगी, और जो एकनाथ शिंदे है उनको सीएम बनाया जाए। तो देवेंद्र फडणवीस, इवन दो ही वॉन द इलेक्शन, बट ही स्टिल रिमेन डेडिकेटेड टू द पार्टी काउज एंड ही बिकेम द डिप्टी सीएम। अब जाके अब देखें तो इतना जबरदस्त मैंडेट आया है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का नेचुरली वो डिजर्व करते हैं कि वो सीएम बन जाए। इसमें भी कई तरह के न्यूज़ आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अभी भी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब अगर हम इसका देखें तो 132 सीट्स आए हैं टोटल बीजेपी के, और आपको चाहिए होगा लगभग 142 या 144 सीट्स चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए, मेजॉरिटी के लिए। तो ये 132 जो सीट्स है, इसमें
कुछ और इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं वो बीजेपी का साथ दे के आराम से सरकार बना सकते हैं। और शिवसेना अगर फिर से वापस जाके अपने पुराने पार्टी के साथ जुड़ जाती है या इंडियन नेशनल एनसीपी वाले, तब भी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को वो इस बार हटा सकते हैं गवर्नमेंट से, जैसे पिछली बार उन्होंने कोशिश की थी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि इस बार एकनाथ शिंदे फिर से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार जैसे अगर करेंगे तो वो डेसिमेट भी हो सकते हैं अगले इलेक्शन में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये मौका भी उनके लिए कि सरकार में रहे, पार्टी में रहे। अब जहाँ तक देखे तो फडणवीस इतने जबरदस्त वो नेता बन के उभरे हैं महाराष्ट्र के। यहाँ देखे coalition has won over half the seats in महाराष्ट्र ग्राम पंचायत। तो बीजेपी बस एक मतलब बड़े इलेक्शंस ही नहीं जीत रही महाराष्ट्र में, छोटे से छोटे गांव तक के पंचायत इलेक्शन भी बीजेपी मैसिवली जीत रही है। और इसका ही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो एनसीपी या कांग्रेस का एक पूरा वहाँ सांठगांठ बना के उन्होंने जिस तरह से अपना अधिकार जमाया हुआ था पूरे महाराष्ट्र पे, उसको तोड़ते हुए चले आ रहे हैं। यही बात देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत ही उनके लिए प्लस पॉइंट माना जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा है जो महाराष्ट्र में मराठा जो है उनका इतना पावर है, इतना एक ग्रिप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मराठास जो है वो लगभग 30% है पॉपुलेशन के ओवरऑल, लेकिन उनके पास उनके अंदर में 75 लैंड वो ओन करते हैं, कंट्रोलिंग 55% ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद शुगर केन 105 शुगर केन फैक्ट्रीज है, 86 में से 105 में से 86 शुगर केन फैक्ट्रीज उन्हीं लोगों के पास है। और 70% कोऑपरेटिव्स हैं जो फाइनेंस देते हैं, जो मतलब गरीब किसानों को प्राइवेटली फाइनेंस करते हैं, वहाँ पे अलाउड है। इसीलिए तो अब शरद पवार जो है, या मैंने जो आपको 4 चेहरे दिखाए थे शुरुआत में प्रमुखता से जो महाराष्ट्र में सरकार में रहते थे या राजनीति में थे, उसमें से 3 चेहरे आपके मराठवाड़ा से थे, जिसमें उद्धव ठाकरे, उसके बाद शरद पवार और विलासराव देशमुख। देवेंद्र फडणवीस नागपुर इलाके के हैं, उसको विदर्भा कहा जाता है। मराठवाड़ा जो इलाका है वो मुंबई, पुणे, नासिक, ये सभी जगहों को मराठवाड़ा कहा जाता है। वो कंट्रोल यहाँ पे आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई है, इसमें मेजॉरिटी जो है वो शरद पवार के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। आप देख सकते हैं कि 70% जो यहाँ कोऑपरेटिव्स हैं, यही वहाँ के किसानों को लोन दिया करते थे। अगर आपको याद हो कि किसानों की कितनी आत्महत्याएं हुआ करती थी महाराष्ट्र में, वो इसी के कारण हुआ करती थी। तो इसीलिए जो मुझे लगता है, मेरा अपना ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि अमित शाह स्ट्रैटेजिक एक साउंड माइंड है बीजेपी की, और विनिंग मशीन उनको कहा जाता है। इलेक्शन जीतते हुए आए हैं, बहुत सारे इलेक्शन उन्होंने अपने दम पे जीते हैं। इवन दो अभी भी जो जेपी नड्डा है वो अध्यक्ष है बीजेपी के, लेकिन जो पीछे से काम वो अमित शाह स्वयं ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसमें देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम है। योगी आदित्यनाथ वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत ही अच्छे सीएम हैं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी और इलेक्शन जीतने की बात की जाए, उसमें देवेंद्र फडणवीस हुए और हेमंत बिस्वा शर्मा हुए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से फैला दिया है, वैसा ही हमें देवेंद्र फडणवीस को भी देख के लग रहा है। तो इसीलिए जो भविष्य है बीजेपी का वो बहुत ही सॉलिड जा रहा है। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।